अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के बेसिस पे दो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हैं जिनके एक्सप्लेनेशन हमें देने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ कभी ऐसा नहीं है कि डिसओबे होगा, इट इज़ ऑलवेज ओबे। सो क्वेश्चन क्या है इसका फर्स्ट कि इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रिएक्शन, अगर एक्शन हमेशा रिएक्शन के इक्वल होता है, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। तो हमें एक्सप्लेन करना कि एक हॉर्स किसी कार्ट को कैसे पुल कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए ये हॉर्स है और पीछे इसके कार्ट है, तो इसको जब पुल करता है तो एक्शन करेगा इसमें, किस पे, इस कार्ट पे। तो हॉर्स जो है वो एक्शन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो कार्ट इस डायरेक्शन में क्या देगा, इसको रिएक्शन देगा। दोनों इक्वल और अपोजिट हैं तो ये क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल होके, और इसमें क्या हो जाएगा, नेट जीरो एक्सेलरेशन, तो मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मूव करता है, तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द हॉर्स ऑल्सो अप्लाइज ए फोर्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम इट्स फीट। क्योंकि हॉर्स इस कार्ट पे फोर्स लगा रहा है, साथ ही अपने पैरों से ग्राउंड पे भी फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे एक तो एक्शन हो गया, हॉर्स जो आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है वो, और उसने साथ ही दूसरा फोर्स किधर लगाया, अपने पैरों से ग्राउंड पे फोर्स लगाया। तो रिएक्शन कार्ट दे रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके लिए ये जो फोर्स है, इस फोर्स से ये दोनों फोर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो इसलिए इसको जो रिएक्शन मिलेगी वो नेट इस डायरेक्शन में मिलेगी। तो इसकी वजह से ये फोर्स, इस फोर्स की वजह से हॉर्स क्या कर पाता है, इस कार्ट को मूव कर पाता है। सो आंसर क्या होगा, बिकॉज द हॉर्स ऑल्सो अप्लाइज ए फोर्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम इट्स फीट। वो अपने पैरों से ग्राउंड पे भी फोर्स लगा रहा है, इसलिए उसको मूव करने में एबल होता है। बट ये स्टेटमेंट इसकी सही है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल और अपोजिट होते हैं, ये इसमें कोई करेक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई इट इज़ ए डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होस विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी। एक फायरमैन के लिए उस होस पाइप को जिसमें से लार्ज वेलोसिटी पे और लार्ज अमाउंट में वाटर इजेक्ट हो रहा है, उस पाइप को होल्ड करना डिफ़िकल्ट क्यों होता है। तो उसमें लार्ज वेलोसिटी है, तो और हाई या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, इसका मतलब क्या, प्रेशर क्या होगा उसमें, लार्ज होगा। तो प्रेशर लार्ज होगा, इसलिए मीन्स प्रेशर मीन्स एक्शन, एक्शन लार्ज है तो रिएक्शन भी लार्ज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंस वाटर इज एट coming out in large amount at high velocity, so it means water pressure is large, that is action is large, so reaction on the hose will be also large। जो एक्शन लार्ज है तो रिएक्शन भी क्या होगी, लार्ज होगी, इसलिए उसको होल्ड करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हम पढ़ चुके पहले ही, क्या होता है मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन। एंड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित या कांस्टेंट रहना। सो कंजर्वेशन जिस भी क्वांटिटी के साथ यूज होगा उसका मतलब क्या, वो क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे कंजर्वेशन किसका है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। अब वो कब होगा कंजर्व या कैसे होता है उसमें वो हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड, सो इफ वेलोसिटी चेंज देन मोमेंटम कैन आल्सो चेंज। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है वो देखिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए जब हम बात करते हैं तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद की बात क्या होती है। जब कोलिजन होता है दो ऑब्जेक्ट में, जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो उनमें कोलिजन से पहले ही उनका मोमेंटम क्या था और कोलिजन के बाद उनका मोमेंटम क्या था, वो हमें इसमें पढ़ना है। सो what is the statement of conservation of momentum? It states that total momentum of an isolated system before collision is equals to the total momentum after collision। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम।
आइसोलेटेड मीन्स कट फ्रॉम सराउंडिंग, और कोई किसी पार्टिकल से हम इंट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, केवल दो पार्टिकल्स का कोलिजन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब दो पार्टिकल्स का कोलिजन होता है, दो ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन होता है, उनमें कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में उनका मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो पी आई इज इनिशियल मोमेंटम, और कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है उसको हमने डिनोट किया पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ, इट इज इक्वल्स टू momentum after collision, final momentum. So pi is equals to pf is equals to constant, means momentum is constant. तो इसका जो डेरिवेशन है वो देखिए क्या होता है, कैसे हम ड्राइव करते हैं। इसमें इक्वेशन क्या बनेगी फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसका यूज करना है आगे न्यूमेरिकल्स में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा इसको। हमने यहाँ पे माना है कि सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी, ए ऑब्जेक्ट का मास लिया हमने एम ए और बी ऑब्जेक्ट का मास हमने लिया एम बी, आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन along a straight path, along a straight path with different velocities ua and ub respectively, such that ua is greater than ub। तो दो ऑब्जेक्ट लिए हमने ए और बी, जिसमें ए का मास एम ए है, बी का मास एम बी है, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं एक स्ट्रेट पाथ पे विद डिफरेंट वेलोसिटीज़। उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू ए एंड यू बी, ये एक कोलिजन होने से पहले जो वेलोसिटीज़ है, रिस्पेक्टिवली सच दैट यू ए इज़ ग्रेटर देन यू बी, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है बी की इनिशियल वेलोसिटी से, क्योंकि इसका मतलब है कि जो पीछे चल रहा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो तभी उसमें कोलिजन हो पाएगा। तो आगे चल रहा है उसकी अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आगे निकल जाए, कोलिजन नहीं हो पाएगा। तो जो पीछे रहेगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा लेनी हमें। तो ये दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया, एम ए मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज यू ए, एम बी मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी एंड इट्स वेलोसिटी इज यू बी, और दोनों इस डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हैं। कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए टी टाइम के बाद, दोनों क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलिजन होने के बाद फिर दोनों अलग हो जाएंगे और उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, वी ए एंड वी बी, और मास तो सेम रहेगा उनका एम ए और एम बी। तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम से डिफाइन किया है कि बिफोर कोलिजन क्या सिचुएशन है और आफ्टर कोलिजन क्या सिचुएशन है, एंड दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन। So let after time t they will collide and A exerts a force एफ ए बी, ए ने जो बी पे फोर्स एग्जर्ट किया, इधर फोर्स एग्जर्ट करेगा ये, तो उसको हमने नाम दिया एफ ए बी, क्योंकि ये पीछे से आ रहा है उसको हिट करता है तो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, जिसको हमने क्या नाम दिया एफ ए बी। सो इट इज कॉल्ड एक्शन, एंड फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इधर एक रिएक्शन होगी, क्या होगी, एफ बी ए, दोनों इक्वल होंगी बट अपोजिट होंगी। तो एफ बी ए क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इस डायरेक्शन हो जाएगा। सो एफ ए बी ऑन बी एंड बी एग्जर्ट से फोर्स एफ बी ए ऑन ए ने बी पे फोर्स एग्जर्ट किया है, कितना है, एफ ए बी, और बी ने जो ए पे फोर्स एग्जर्ट किया वो कितना, एफ बी ए, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। सपोज आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम वी ए एंड वी बी, कोलिजन होने के बाद अब उनकी वेलोसिटीज क्या होगी, वी ए एंड वी बी होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी, जिसको हमने क्या लिखा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, किसके इक्वल होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। सो एफ ए बी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए के मोमेंटम में जो चेंज होगा उसका रेट, उसको हम लिखते हैं क्या, एफ ए बी इज इक्वल्स टू एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। रेट वर्ड है तो रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय टाइम। किसका रेट है, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए के मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में चेंज क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए, तो एम ए कॉमन कर दिया हमने यहाँ से, तो क्या आ गया, एफ ए बी इजिकल्स टू एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी।
force is equals to rate of change of momentum से. Similarly FBA rate of change of momentum of B इक्वल होगा, जिसको हमने क्या लिखा, MB इंटू VB माइनस UB अपॉन T. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अब हम यहाँ पे यूज करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ. क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो FAB इज इक्वल्स टू माइनस FBA. तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू पुट कर दी हमने. FAB हमारा ये था और ये क्या है FBA, और आगे माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि अपोजिट है. तो M यहाँ से T से T कैंसिल हो गया, MA को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, MA इंटू VA माइनस MA इंटू UA. ऐसे इधर मल्टीप्लाई हमने ओपन कर दी इनकी, और माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अंदर वाला साइन प्लस हो गया. अब यहाँ से MA इंटू VA प्लस MB इंटू VB, तो जो V वाली टर्म उनको अलग कर दिया, U वाली टर्म उनको अलग कर दिया. तो ये MA इंटू VA प्लस MB इंटू VB, इधर क्या हो जाएगा MB इंटू UB प्लस MA इंटू UA. फिर इस टर्म को मैंने आगे लिख दिया और इसको पीछे इधर लिख दिया. सो MA इंटू UA प्लस MB इंटू UB इज इक्वल्स टू क्या आ गया, MA UA प्लस MB VB. दिस इज द इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब देखिए इसका क्या मीनिंग है. MA is mass of object A, U is its initial velocity, so it is equals to the momentum of A before collision. So MAUA क्या है, momentum of A before collision. MBUB momentum of B before collision, जिसमें UA और UB है वो बिफोर कोलिजन होंगी. A और है तो ये A का मोमेंटम होगा, B है तो यहाँ पे B का मोमेंटम होगा. ऐसे ही MA और VA, MA इंटू VA मोमेंटम ऑफ A आफ्टर कोलिजन, MBVB मोमेंटम ऑफ B आफ्टर कोलिजन. तो जिनमें VR है वो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है, जिनमें U है वो मोमेंटम बिफोर कोलिजन. सो अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, सो MAUA प्लस MBUB it is equals to total momentum before collision, and MAVA plus MBVB equals to total momentum after collision. तो जो इक्वेशन बनी हमारी कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए वो क्या बता रही है हमें, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो जो इक्वेशन आई हमें उसका यूज़ करना है आगे न्यूमेरिकल्स में, इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ तक आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अच्छे से रिवाइज करिए, इसको जो इसका डेरिवेशन है उसको अच्छे से देखिए. इसमें हमने दो न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ दोनों का यूज़ करके इसका प्रूफ किया है.